Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 5th November 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about first scientific finding of Aditya L1 mission. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, especially with respect to space sector. तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं अबाउट आदित्य L1 मिशन। वैसे इस मिशन के बारे में हमने पहले भी कई दफ़ा देखा है न्यूज़पेपर एनालिसिस में। देखिए, ये आदित्य L1 मिशन इज एन इसरोज मिशन। इसरो आप जानते हैं भारत की प्रीमियर स्पेस एजेंसी है। उसने सितंबर महीने में पिछले साल ये मिशन लॉन्च किया था, आदित्य L1 मिशन। इस मिशन का मेन मकसद है सन को ऑब्जर्व करना। तो इसको एक ऐसे ऑर्बिट में पुट किया गया है जहां पे ये कंटिन्यूअसली सन को ऑब्जर्व कर सकता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो रिले करेगा अर्थ के ऊपर, जिसको डिकोड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे हमारे साइंटिस्ट और इसकी मदद से सन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे। तो आदित्य L1 मिशन हैज़ बीन पुट इनटू एन ऑर्बिट जिसको कहा गया है L1 ऑर्बिट, लैग्रेंज पॉइंट 1 ऑर्बिट, which is about 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका काम होगा टू लुक एट द सन कंटिन्यूअसली एंड रिले इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बैक टू अर्थ। L1 क्या है आदित्य L1 मिशन में, जरा वो देखते हैं। देखिए, L1 में जो L है इट स्टैंड्स फॉर लैग्रेंजियन पॉइंट। तो लैग्रेंजियन पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं इन द स्पेस जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ टू सेलेसियल बॉडीज टू ग्रेट एक्सटेंट स्ट्राइक या नलिफाई देमसेल्फ आउट। तो ऐसे पॉइंट्स जहां पे दो सेलेसियल या हेवनली बॉडीज एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्सेस को काफी हद तक कट डाउन कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है लैग्रेंज पॉइंट्स। तो अर्थ और सन के बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं जहां पे दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को काफी हद तक नलिफाई कर देते हैं, काउंटर कर देते हैं। तो लैग्रेंज पॉइंट पे किसी भी मिशन को स्टेशन करने से फायदा ये होता है कि उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमल तरीके से लगेगा। मिनिमल ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है कि फ्यूल कंजम्पशन या फ्यूल रिक्वायरमेंट ऑल्सो विल बी वेरी लो। तो अर्थ और सन के बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 लैग्रेंज पॉइंट है। उसमें भी जो सबसे इफेक्टिव लैग्रेंज पॉइंट है वो है लैग्रेंज पॉइंट 1। यहां पे अर्थ और सन के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पूरी तरीके से काउंटरैक्ट कर देते हैं एक दूसरे को, और इसी कारण से लैग्रेंज पॉइंट 1 पे जब आदित्य L1 मिशन को रखा गया, और आदित्य L1 मिशन में जो L1 है वो इसी लैग्रेंज पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां इसको रखने से इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। दैट इज व्हाई फ्यूल कंजम्पशन इज नॉट रिक्वायर्ड एंड आदित्य L1 इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन दिस ऑर्बिट विदाउट मच फ्यूल कंजम्पशन। तो ये है फायदा ऑफ स्टेशनिंग एनी स्पेस मिशन इन लैग्रेंज पॉइंट। So the major advantage is that it will help us to continuously view the sun without any eclipse also। इसमें कोई eclipse भी नहीं आएगा क्योंकि ये सन और अर्थ के बीच में है। तो लैग्रेंज पॉइंट 1 पे आदित्य L1 को स्टेशन करने के 2 फायदे। फ्यूल कंजम्पशन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काउंटरैक्ट हो गया, और कोई एक्लिप्स का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि देयर विल बी अ शैडो ऑफ अर्थ ऑन दिस आदित्य मिशन जिस कारण से वो डेटा ना सेंड कर पाए। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेशनिंग आदित्य L1 मिशन एट L1 पॉइंट। अब करंट न्यूज पे आते हैं। ये जो आदित्य L1 मिशन है इसने पहला साइंटिफिक रिजल्ट हमारे पास भेजा है। आदित्य L1 मिशन के ऊपर तो वैसे कई सारे साइंटिफिक पेलोड्स लगे हुए हैं। पेलोड्स का मतलब अलग अलग इक्विपमेंट्स जो अर्थ के ऊपर डेटा रिले करेंगे। उसमें से एक इंपॉर्टेंट पेलोड है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। इट इज वन ऑफ द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड आदित्य L1। इसने सन से रिलेटेड कुछ डेटा कैप्चर किया है
और उसको अर्थ पे भेजा है, जिसकी मदद से हमें अब प्रिसाइज ऑनसेट टाइम पता चल जाएगा ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन। देखिए, ये सन है, सन के सरफेस पे लगातार फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है बिटवीन गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, और फ्यूजन रिएक्शन के कारण लगातार एनर्जी रिलीज होती रहती है। कभी कभार वो जो एनर्जी रिलीज है वो पीक करता है और मास लेवल पे सोलर इरप्शन होता है, एनर्जी ट्रांसमिट होती है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, हाई एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये सन का सरफेस है, यहाँ पे लगातार फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं और उसमें फ्यूजन रिएक्शन के कारण कुछ कुछ टाइम के बाद यहाँ से सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं। आप सरल भाषा में कहें तो आग की लपटें निकलती हैं, सोलर फ्लेयर्स, सोलर स्टॉर्म्स, जिनको टेक्निकल सेंस में कहा जाता है कोरोनल मास इजेक्शन, CME। जब भी सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, सोलर स्टॉर्म्स निकलते हैं, बिकॉज ऑफ विगरस फ्यूजन रिएक्शन ऑन सन्स सरफेस कोरोना, तो अर्थ पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जैसे कि सैटेलाइट फंक्शनिंग को ये डिस्टर्ब कर देते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसीलिए हमें सोलर स्टॉर्म्स, या दूसरे शब्दों में कहें तो कोरोनल मास इजेक्शन का एग्जैक्ट या प्रिसाइज टाइमिंग अगर हमें पता चल जाए तो वी वुड बी मोर प्रिपेयर्ड अगेंस्ट सच कैटेस्ट्रॉफी, बिकॉज ये भी एक तरीके से कैटेस्ट्रॉफी है हमारे लिए। तो आदित्य L1 मिशन का पहला सिग्निफिकेंट आउटकम ये है कि उसके ऊपर जो पेलोड लगा था, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, VELC, उसने हमारे पास कुछ ऐसे डेटा भेजे हैं जिसकी मदद से अब कोरोनल मास इजेक्शन का प्रिसाइज ऑनसेट टाइम हमें पता चल सकता है, यानी कि सोलर स्टॉर्म्स के स्टार्ट होने का प्रिसाइज ऑनसेट टाइम हमें पता चल सकता है, जिसके कारण नाउ वी कैन बी मोर प्रिपेयर्ड अगेंस्ट, वी कैन ब्रेस अप अगेंस्ट सच सोलर स्टॉर्म्स। सोलर स्टॉर्म्स या सोलर फ्लेयर्स अर्थ के ऊपर क्या क्या निगेटिव इंपैक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर यूपीएससी ने साल 2022 में प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा था। अब मैंने तो ये डिस्कस किया नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको प्रश्न दिया है, मैं चाहता हूं कि आप एक इंटेलिजेंट गेस करें। टेक अ गेस, गलत होगा तो होगा, क्योंकि ऐसे सवाल तो प्रीलिम्स में आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि सारी पढ़ी हुई चीजें ही आएंगे। तो सम टाइम समवेयर यू विल understand a concept, you will know कि what solar flares are, solar storms are, but you don't know fact related to each and every statement। तो थोड़ा सा तो गेस करना होगा। आप यहाँ पे गेस करके देखिए कि आप सही आंसर को अराइव कर पा रहे हैं कि नहीं। कल तो फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा ही, और गेस करने के क्या बेसिस है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। The next article is about major challenges faced by Indian cities। एक अच्छा आर्टिकल है मेंस पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। सबसे पहले इस आर्टिकल में चर्चा की गई है कि अब क्या अंतर है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनको कहा जाता है ग्लोबल नॉर्थ, और भारत जैसे देशों के अर्बनाइजेशन प्रोसेस में। अर्बनाइजेशन प्रोसेस का मतलब हुआ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी का बढ़ना, वहां पे लोगों का सेटलमेंट बढ़ना, इसको कहा जाता है अर्बनाइजेशन। तो वेस्ट और या ग्लोबल नॉर्थ यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज और भारत के अर्बनाइजेशन में मुख्य अंतर है पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर का। वेस्टर्न कंट्रीज में यानी कि डेवलप्ड या ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज में पुल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड अर्बनाइजेशन, बेटर availability of job opportunities, better services, more entertainment facilities, better transport linkages। तो शहरों में बेहतर फैसिलिटीज होने के कारण धीरे धीरे लोग जो हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं। दैट इज द ग्लोबल नॉर्थ फिनोमिना ऑफ अर्बनाइजेशन। तो वहां पे पुल फैक्टर है, द अर्बन एरियाज आर अट्रैक्टिंग पीपल, पुलिंग पीपल टुवर्ड्स देम, जबकि भारत के अंदर इट इज पुश फैक्टर, that is forcing people to move out of rural areas and somehow settle in urban areas in whatever plightful condition they get there, yet they go and live in urban area because of distress in rural areas। तो distress in rural areas के पीछे सबसे बड़ा कारण है
एग्रीकल्चर का स्टैग्नेंट होना। एग्रीकल्चर अब उतना रेम्यूनरेटिव रहा नहीं है। भारत की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सबसिस्टेंस रही है, इससे कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वेलबिंग हो नहीं पा रहा है लोगों का। टाइम टू टाइम क्लाइमेट चेंज के कारण अभी इरेटिक रेनफॉल, तो क्रॉप फेलियर हो रहे हैं, तो इस कारण से एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है इन रूरल एरियाज, एंड poverty is rising in rural areas. That is why people are forced to move out of rural areas. इसको कहा गया है push factor. तो push factor is leading to urbanization in India, while pull factor is the reason behind urbanization in the West. Push factor, lesser opportunities in rural areas, unhappy life, poor transport link, natural disaster के कारण damages. So that is the main difference. अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये आर्टिकल आया है ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सिटीज डेज विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 31 अक्टूबर, क्योंकि इतना फैक्चुअल चीज़ें वो प्रीलिम्स में भी नहीं पूछेंगे, बट मेंस में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। तो भारत और डेवलप्ड कंट्रीज के अर्बनाइजेशन में जो मेन अंतर है वो है पुश फैक्टर और पुल फैक्टर का। ये मेंस पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। इंडियन सिटीज की अपनी चैलेंजेस हैं। स्लम पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो देखिए नेचुरल सी बात है, व्हेन देयर इज पुश फैक्टर तो लोग रूरल एरिया से डिस्ट्रेस के कारण निकलते हैं। अब अर्बन एरिया में उनके पास कोई वेल प्लान्ड जगह है नहीं रहने को, येट दे गो देयर somehow to live in whatever condition they find themselves accommodated in the cities. So naturally more and more people moving out of rural areas, out of distress in rural areas, will settle in the periphery of urban areas which are nothing but slums, which is devoid of basic सिविक फैसिलिटी जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड ऑल। तो उस फैक्टर जहां पे भी रिस्पॉन्सिबल होगा अर्बनाइजेशन के लिए, दैट विल ऑटोमेटिकली लीड टू राइज ऑफ स्लम पॉपुलेशन। और भारत के अंदर अबाउट 40% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव इन स्लम। सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि मेंस में आंसर्स, जेनरिक आंसर सब लोग लिख लेते हैं, जैसे ही आप डेटा देते हैं आपका आंसर थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो डेटा ऑलवेज आर प्रेफर्ड टू सब्सटैंशिएट योर आंसर। अर्बन स्प्रॉल पे एपीएससी ने पिछले साल मेंस में प्रश्न पूछा था, जब हैफहजार्ड तरीके से लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव करेंगे डिस्ट्रेसफुल कंडीशन के कारण, तो जहां जगह मिलेगा वहां वो घर बना के रह लेंगे। इसी को कहा जाता है अर्बन स्प्रॉल। अब अर्बन स्प्रॉल के कारण क्या होता है, सिविक प्लानिंग में प्रॉब्लम होती है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको समझ नहीं आता कि हाउ टू डिलीवर बेसिक सर्विसेज टू द पीपल। फॉर एग्जांपल गार्बेज कलेक्शन, डंप वेस्टेज, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर कैसे उनको अवेलेबल कराएं, तो दैट लीड्स टू पुअर सिविक एम्यूनिटीज। उसके अलावा इंडियन सिटीज में पॉल्यूशन का प्रॉब्लम तो है ही। दिल्ली और एनसीआर के रीजन में 8 ऐसे सिटीज हैं विच आर इन जनरल अमंग्स टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी जो है वो इंडियन सिटीज में ज्यादा देखा जा रहा है बिकॉज वी आर लेस प्रिपेयर्ड अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो बात अक्सर आजकल अर्बन फ्लडिंग देखने को मिलता है। अर्बन फ्लडिंग जिसमें सिटी एरिया में थोड़ी सी बारिश के बाद वाटर लॉगिंग हो जाता है, उसको कहा जाता है अर्बन फ्लडिंग। गुवाहाटी सिटी में देखने को मिला था 5 अगस्त को। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जहां पे कंजस्टेड हाउसेस बनाने के कारण जो हीट होता है समर टाइम में वो ट्रैप हो जाता है, और आसपास के सराउंडिंग रीजन के तुलना में जो रूरल एरियाज है उसके तुलना में जो अर्बन एरिया है वहां का टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो जाता है। उसको कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जो इंडियन सिटीज में ज्यादा देखने को मिलता है। गवर्नेंस लिमिटेशन, जो इलेक्टेड ऑफिसर्स हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, उनके पावर्स काफी लिमिटेड है ना, उनके पास फंड रिसोर्सेज हैं ताकि वो बेहतर प्लानिंग कर पाए, बेहतर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर पाए। और इनइक्वालिटी बढ़ता जा रहा है अर्बन एरिया में। एक तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, दूसरी तरफ स्लम्स बढ़ता जा रहा है। तो इनइक्वालिटी बढ़ने के कारण अर्बन एरियाज में पेटी क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, थेफ्ट एंड अलग अलग तरह के क्राइम्स, बर्गलरी एंड ये सब बढ़ रहा है, फॉर्जरी वगैरह बढ़ रहा है। तो सोशल इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग इनइक्वालिटी, एंड इनइक्वालिटी इज फर्दर वाइडनिंग बिकॉज जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट बॉडी है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा है जिससे जो ऑलरेडी वेल ऑफ पीपल है उनको फायदा हो, जैसे फ्लाईओवर बना दिया। बट जो स्लम रीडेवलपमेंट पे फोकस नहीं है, दैट इज फर्दर एडिंग टू इनइक्वालिटी। दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन सिटीज। तो इस पर सीधा सीधा मेंस में प्रश्न आ सकता है।
अच्छा, जीएस पेपर 2 में ये प्रश्न आ सकता है, गवर्नेंस प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन सिटीज। जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं वहां पे गवर्नेंस का क्या प्रॉब्लम है। देखिए, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मेयर वगैरह, उनके पास कोई खास ऑटोनॉमी होती नहीं है। सारे के सारे पावर्स डिस्पाइट इलेक्टेड बॉडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होने के बावजूद भी, मोस्ट ऑफ द पावर बिलोंग्स टू द ब्यूरोक्रेट्स। देयर आर सीईओज एंड ऑल। जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह को बना दिया जाता है, किसी भी अर्बन एरिया का सीईओ, किसी भी स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर अर्बन एरिया के लिए उसको हेड बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, स्मार्ट सिटी मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हर स्मार्ट सिटी के अंदर बनाया गया स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब एक स्पेशल बॉडी टू इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, विच इज जनरली लेड बाय अ ब्यूरोक्रेट हु इज नोन एज सीईओ ऑफ दैट स्मार्ट सिटी मिशन। तो bureaucrats are not directly answerable या accountable to the people, but the elected representatives are। अब elected representatives को जिम्मेदारी दी नहीं गई, bureaucrats को दी गई, तो lack of accountability of the bureaucrats and lack of autonomy to the elected representatives, that is a governance problem with respect to Indian cities। तो ये टॉपिक जो है वो जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज में आ सकता है, इंडियन इकोनॉमी में भी पूछा जा सकता है, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन सिटीज, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में आ सकता है। लैक ऑफ ऑटोनॉमी टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सो दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल। उसके अलावा इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आपको पता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके लोकल अर्बन बॉडीज का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें कहा गया है कि 18 टॉपिक्स शुड बी ट्रांसफर टू द लोकल अर्बन बॉडीज, बट 18 टॉपिक्स में से कितने ट्रांसफर करने हैं, दैट रिमेन्स डिस्क्रिशन ऑफ और डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 18 टॉपिक्स मैक्सिमम ट्रांसफर किए जा सकते हैं अर्बन बॉडीज को। ऑन एन एवरेज less than 3 out of 18 mandated functions have been effectively transferred to these local governments. That is the implementational issues of constitutional norms. 74th constitutional amendment लाने के बावजूद भी the local urban bodies remain a toothless, ineffective organization. And funding का problem भी है। Urban local bodies जैसे हमारे यहाँ पे GMC and all, गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, they receive a very less amount of fund. Only 0.5% of the GDP is received by these urban local bodies in form of intergovernmental transfer, मतलब transfer from the central government या from the state government. So this fund is insufficient to manage the local city infrastructure, that is leading to the problem of slums, urban sprawl and climate related vulnerability, जैसे कि urban flooding and all। अब GMC के पास पैसा ही नहीं होगा तो कैसे local urban flood को मैनेज कर पाएगा। जीएस पेपर 3 या जीएस पेपर 2 दोनों में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। हाउ द चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडियन सिटीज डिफर फ्रॉम दोज इन ग्लोबल नॉर्थ। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंडियन सिटीज, व्हाट आर द गवर्नेंस प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सिटीज। ये दोनों पे अलग अलग प्रश्न आ सकता है मेंस में। आप पहले अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को, फिर थोड़ा बहुत हिंट्स भी पढ़ सकते हैं टू गेट मोर आइडिया। Next topic is about Global TB Report 2024. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Science and Technology point of view. देखिए, टीबी रिलेटेड तो 3-4 आर्टिकल हम लोग कवर कर चुके हैं, जहां मैंने आपको कई दफा बताया है कि टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है। इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नोन एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है, बट इट कैन अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज वेल। टीबी को कर्व करने के लिए, टीबी रिलेटेड केसेस को कर्व करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई है एक प्रोग्राम जिसका नाम है डॉट्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत फ्री मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है टू द टीबी पेशेंट्स। और उसके अलावा भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है कि टीबी को हमारे देश से पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे बाय 2025। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, बीसीजी इज द ओनली वैक्सीन अवेलेबल अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। अब करंट न्यूज पे आते हैं। WHO हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टीबी के ऊपर रिपोर्ट पब्लिश करता है, इसका नाम है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024। चूंकि भारत के अंदर टीबी के केसेस सबसे ज्यादा होते हैं दुनिया भर में, इसलिए भारत को लेकर के वो अलग से चैप्टर पब्लिश करता है। तो WHO ने
ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2024 में भारत के अंदर टीवी के केसेस कम हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको हाईलाइट किया है। सो दिस इज अ गुड थिंग कि द गैप इज नाउ क्लोजिंग। टीवी केसेस इन इंडिया इन 2023, 27 लाख टीवी केसेस थे, जिसमें से लगभग 25 लाख पेशेंट्स आर रिसीविंग मेडिकेशन। सो इट इज अ गुड थिंग। जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, ऐसे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स जिनके ऊपर फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके अंदर जो टीबी के बैक्टीरियाज हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ यानी कि बेसिक वाले जो एंटीबायोटिक्स हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गए हैं, ऐसे टीबी को कहा जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इसके अगेंस्ट भी अब धीरे धीरे प्रोग्रेस देखा जा रहा है। देयर इज नाउ कर्व इन राइज ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिसेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। मैंने कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था कि डॉट्स प्रोग्राम के अंतर्गत अब पहले के मुकाबले ज़्यादा इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, जिसके कारण जो ट्रीटमेंट का कोर्स है, टाइम ड्यूरेशन है, वो भी काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। तो इस कारण से टीबी के केसेस अब कम हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं हो रही है। तो पीपल आर एबल टू सस्टेन द इंटायर ट्रीटमेंट रेजीम। अदरवाइज 1.5 साल तक ट्रीटमेंट होता है, लोग बीच में दवाइयां लेना छोड़ देते हैं, तो उस कारण से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी राइज होता है। बट अब चूंकि शॉर्ट टर्म कोर्स आ गए हैं बिकॉज ऑफ द हायर या मोर इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स, तो इस कारण से ट्रीटमेंट रेजीम जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है, जिस कारण से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट के टीबी के केसेस भी कम हो रहे हैं। WHO का डाटा कहता है कि देयर हैज बीन 18% डिक्लाइन इन टीबी केसेस इन इंडिया ओवर लास्ट 8 years। अगेन आई एम टेलिंग यू, डेटा विल मेक योर आंसर गुड। ये सब मैं खाली बोल रहा हूं, अभी मेन से पहले कंपाइल करके दूंगा, और मेंस के आंसर में, इंट्रोडक्शन में या मेन बॉडी में, कंक्लूजन में, जहां हो सके वहां डेटा सब्सटेंशिएट करेंगे। बट WHO अपने इस ग्लोबल टीवी रिपोर्ट में यह भी कहता है कि डिस्पाइट प्रोग्रेस, ये जो भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी को इरेडिकेट कर देंगे, इसको अटेन कर पाना काफी कठिन है, क्योंकि अभी भी भारत के अंदर टीबी के केसेस काफी ज्यादा है। लगभग 1 महीने पहले हमने एक आर्टिकल कवर किया था, जिसमें लैंसेट, जो एक इंटरनेशनल जर्नल है मेडिकल रिलेटेड, उसका आर्टिकल आया था विथ रिस्पेक्ट टू टीबी केसेस इन इंडिया, जहां पे उन्होंने बताया था कि भारत के अंदर टीबी के केसेस परसिस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। आई जस्ट होप आपको वो बात याद होगी कि माल न्यूट्रिशन के से जो इन्फ्लिक्टेड लोग होते हैं वो टीबी के विक्टिम होने के उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक बार जब टीबी विक्टिम हो जाता है इंसान, तो फिर माल न्यूट्रिशन इज द नेचुरल आउटकम, क्योंकि टीबी होने के बाद फिर उसकी हेल्थ कंडीशंस खराब हो जाती है, तो माल न्यूट्रिशन का वो शिकार बन जाता है। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिक रिलेशन है माल न्यूट्रिशन और टीबी के बीच में। जो माल न्यूट्रिशन वाले लोग हैं उनको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और एक बार जब टीबी हो गया तो फिर माल न्यूट्रिशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब इसी में आप ऐड कर दीजिए, जो लैंसेट का रिपोर्ट था उसी में आप ऐड कर दीजिए पोवर्टी को। Poverty is one of the biggest reason behind food insecurity, leading to undernutrition या malnutrition, making a person more vulnerable towards tuberculosis infection, and that leads to further poverty, क्योंकि एक बार tuberculosis हो गया तो फिर malnutrition प्रॉब्लम होता है, फिर उसको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो फिर वो पोवर्टी का शिकार बनता है, एंड इट लीड्स टू अ VCS साइकिल। सो लैंसेट के रिपोर्ट के बेसिस पे आप टीबी पे अगर कोई भी मेंस में प्रश्न हो तो आप कह सकते हैं कि भारत के अंदर टीबी के केसेस परसिस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अ VCS साइकिल ऑफ पोवर्टी, माल न्यूट्रिशन एंड टीबी इन्फेक्शन। इस डिस्कशन के बेसिस पे अगेन प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। अगेन इस सवाल में थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस करना होगा आपको, गेस कीजिए, बाकी तो कल मैं जवाब दूंगा ही, ठीक है। फिर देखते हैं क्या आंसर आपको लगता है। द नेक्स्ट इज अबाउट एलिफेंट एंड डोंकी इन US इलेक्शन। तो मैंने आपको बताया कि नवंबर महीने के फर्स्ट ट्यूसडे को इलेक्शन होता है US के अंदर, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जहां सिटीजन्स वोट करते हैं, उसके बेसिस पे इलेक्टोरल कॉलेजेस डिसाइड होते हैं। तो 2-3 दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था पूरा इलेक्शन प्रोसेस ऑफ US, जहां पे 538 इलेक्टरल्स इलेक्ट होंगे आज, दैट विल कंप्राइज ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। फिर वो अलग से वोट करेंगे, जिसमें से 270 और उससे ज़्यादा अगर वोट्स मिल गए तो फिर वो जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो इलेक्ट हो जाता है और वो प्रेसिडेंट बन जाता है। आई होप आपको वो बात याद होगी। तो आज US के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, जहाँ सिटीजन्स विल वोट टू इलेक्ट द इलेक्टर्स हु विल अल्टीमेटली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार US इलेक्शन होने वाले हैं,
यू नेवर नो वो क्या पूछेंगे प्रीलिम्स में, राइट। तो पिछले बार जैसे कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को स्टार्ट करने वाले, बिटकॉइन को स्टार्ट करने वाले का नाम पूछ लिया था। दे माइट आस्क सच थिंग्स इन प्रीलिम्स। तो देखते हैं, प्रोसेस तो हम देख चुके थे, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द यूएस। आज आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में अबाउट द पार्टी सिंबल। जो दो मेजर पार्टी हैं, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन, उनका सिंबल है डोंकी एंड एलिफेंट। द डोंकी फॉर द डेमोक्रेट्स एंड एलिफेंट फॉर द रिपब्लिकन्स इज द सिंबल ऑफ टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द यूएस। ये जो सिंबल है ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो एक थॉमस नेस्ट करके पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे इन 19th सेंचुरी। वो पॉलिटिकल कार्टून बनाते थे जहां पे वो डेमोक्रेट्स को डंकी से रिफ्लेक्ट करते थे और जो रिपब्लिकन्स हैं उनको एलिफेंट से रिफ्लेक्ट करते थे। उन्हीं के पॉलिटिकल कार्टून से फिर ये सिंबल जो है वो पॉपुलराइज हो गया और आज के डेट में ओपनली जो डेमोक्रेट लीडर्स हैं दे यूज दिस पर्टिकुलर सिंबल ऑफ एलिफेंट एंड रिपब्लिकन्स, आई एम सो सॉरी, डेमोक्रेट लीडर्स openly use the symbol of donkey and Republican leaders openly use the symbol of elephant। ठीक है, तो तीन बातें याद रखनी है। ये जो पॉलिटिकल सिंबल है ये पार्टीज ने कॉन्शियस डिसीजन लेकर के नहीं चूज किया है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थॉमस नेस्ट पॉलिटिकल कार्टून बनाते बनाते पॉपुलराइज कर दिया और बाद में पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया। आज अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं रिपब्लिकन्स के वो अपने आप को अटैच करते हैं विथ एलिफेंट, जबकि डेमोक्रेट जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे अटैच देमसेल्फ विथ डोंकी। सो थॉमस नेस्ट इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ अमेरिकन कार्टून एंड ही पॉपुलराइज्ड दिस सिंबल। थोड़ी सी और हिस्ट्री है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि जानने की जरूरत है। वन ऑफ द फर्स्ट leader of Democrat who got associated with donkey was एंड्रयू जैक्सन। एंड्रयू जैक्सन जो है वो काफी स्टबर्न लीडर थे, ठीक है, जिद्दी लीडर। तो उनके ओपोनेंट्स उनको जैकास बुलाने लगे, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि यस आई एम जैकास, मैं हूं गधा, बिकॉज आई रिप्रेजेंट वर्किंग क्लास, और वर्किंग क्लास होता ही है गधा। सो वहां से एंड्रयू जैक्सन के क्रिटिक्स ने उनको जैकास बोलना शुरू किया एंड ही एक्सेप्टेड कि यस आई एम अ जैकास, आई एम अ डोंकी, राइट, बिकॉज वर्किंग क्लास इज डोंकी एंड आई रिप्रेजेंट दैट वर्किंग क्लास। तो एंड्रयू जैक्सन के क्रिटिक्स उनको जैकास बुलाते और उन्होंने उसी जैकास को अपने लिए पॉजिटिव तरीके से कन्वर्ट कर दिया कि यस आई रिप्रेजेंट द वर्किंग क्लास एंड आई एम डोंकी। और इस तरीके से डेमोक्रेट लीडर एंड्रयू जैक्सन के एक्शंस के कारण उनके क्रिटिक्स ने उनको कहा डोंकी और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और थॉमस नेस्ट लगे कार्टून बनाने। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेट से डंकी एसोसिएट हो गया। रिपब्लिकन्स अपने आप को एलिफेंट बुलाते हैं कि वी आर स्टीडी स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए रिपब्लिकन्स के साथ एलिफेंट सिंबल अटैच हो गया। जबकि क्रिटिक्स, डेमोक्रेट क्रिटिक्स ऑफ रिपब्लिकन्स दे से कि यस यू आर एलिफेंट हु इज ए पैनिक्ड एनिमल, थोड़े बहुत र्यूमर से घबरा जाते हो। तो मुद्दा ये है, प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछेगा एट मैक्स थॉमस नेस्ट का नाम पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि जो दो मेन पार्टियां हैं उनका पॉलिटिकल सिंबल क्या है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि आज से हम ये पार्टी का ये पॉलिटिकल सिंबल रखेंगे, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है एंड नाउ the political leaders of two different parties use this political symbol in US electoral process. Donkey for Democrat and elephant for Republicans. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। फॉरेक्स रिजर्व से संबंधित पहला स्टेटमेंट गलत है। इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसीज, अदर पार्ट्स भी हैं जैसे गोल्ड एंड ऑल। सेकंड पार्ट इज करेक्ट। डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन को लेकर के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में चौथा स्टेटमेंट गलत है। इंटेलिजेंट गेस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं हो सकता। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।